फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ मैट्रिसेस और हमें बोला गया है इसका लीनियर इक्वेशन बनाइए और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कीजिए। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया था, हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया रहता था और उसको मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला जाता था और मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ नया लेके आया है। ठीक है ना, तो हमें मैट्रिक्स दिया गया है और इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो शुरुआत करते हैं। ये जो मैट्रिसेस हमें जो दिया हुआ है इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। कैसे, यहाँ जो दिया हुआ है हमें ax = c, ठीक है ना। हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करते थे, ax = b लेते थे ना। तो ये जो c है, यहाँ b है, ये कंस्टेंट है, कुछ नहीं है। ये जो राइट हैंड साइड में जो आता था d1 d2 d3 ये वाला, ठीक है, इसको बता रहा है, इस मैट्रिक्स को बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा लिखेंगे यहाँ, राइटिंग द मैट्रिसेस इन लीनियर इक्वेशन, राइटिंग इट इन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या होगा, हमको बोला गया है ax = c होगा ना। तो a मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना है, x y z इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और हमें दिखाना है ये किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा, मतलब 1 2 3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया रहता था और उसको हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते थे। याद आ रहा है कुछ? तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं ऊपर का थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि हम इक्वेशन बना सकें। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देख लीजिए यहाँ, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 × x मतलब x, 2 × y मतलब 2y, 3 × z मतलब 3z। और ये अच्छा, ये पहला एलिमेंट आ गया। 3 × x 3x, -2 × y -2y, 1 × z z, 4 × x 4x, 2 × y +2y, +1 × z +z। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आया, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, इसके बराबर, मतलब 1 2 3 1 2 3। और हम मैट्रिक्स चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं ना तो उसका एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। मतलब इसमें ये जो एलिमेंट है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है ना। तो अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखें, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, x इन इक्वेशन फॉर्म, इन इक्वेशन फॉर्म वी कैन राइट x + 2y + 3z = 1। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। 3x माइनस है ना, -2y -2y + z = 2, ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, 4x + 2y + z = 3, ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। बन गया ना, ये अभी दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, याद आ रहा है ना। हम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5 से लेकर पार्ट 10 तक हमने सॉल्व किए हैं, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्वेबिलिटी चेक करेंगे, तो सॉल्व होगा या नहीं, और फाइनली हमको ढूंढना है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा। तो सॉल्वेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हमें जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है, देखते हैं पहले, फिर हम बोलते हैं कैसा आएगा जो उसका सॉल्यूशन। तो ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा
1 2 3, ये तो पहले से दिया हुआ है ना, तो आप लिख लीजिए 3 - 2। मैं ये आपको इक्वेशन बनाने के लिए ये सब लिखा, नहीं तो हम तो डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते थे। 4 2 1, ये सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है, फिर आप जितने शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, शॉर्टकट तरीके से जितने जल्दी हो सके आंसर फाइंड करना है, पर यहाँ सारी चीज़ें अच्छे से समझना है, बारीकी बारीकी से समझना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ए मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें मैं डिटर्मिनेंट बैठा लेता हूँ। डिटर्मिनेंट अगर बैठ गया तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आएगा, एक्सपेंशन से पहले हम करते थे, रोज का काम है ये, जितने भी डायगोनल एलिमेंट होता है ना वो सब प्लस ले जाते हैं और बाकी सब माइनस ले जाते हैं। तो ये +1 इंटू डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -2 1 2 1, ठीक है। ये फिर -2 डिटर्मिनेंट 3 1 4 1 और ये +3 डिटर्मिनेंट 3 - 2 4 2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे, ये -2 ठीक है, -2 इंटू 3 - 4 +3 इंटू 6 -8, ठीक है ना। ये -4 माइनस ये कितना आएगा, -1, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो +2, तो ये कितना आएगा 42, मतलब ये आ गया 40। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ गया 40, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सॉल्यूशंस क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। याद कीजिए, यूनिक सॉल्यूशन किसका, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने अब फाइंड किए थे उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और सिस्टम कैसा रहता है, एंड द सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, आता है ना ये सब। तो हम थोड़ा लिख लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट ए जो है ये 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है, हमें थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ ax = c था ना, तो हमें x और z का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब मैं a को अगर राइट हैंड साइड लेके जाऊँ तो a आएगा a इन्वर्स c, ठीक है ना। हमें a इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। a इन्वर्स आता कैसे है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a तो हमने फाइंड कर लिया, इंटू एडजॉइंट a आता है, एडजॉइंट a इंटू c। तो अभी हमारा प्रायोरिटी है एडजॉइंट a को फाइंड करना, तो अभी हम वही करने वाले हैं, एडजॉइंट a फाइंड करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम ये सारी चीज़ें निकाल सकें, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ एडजॉइंट a फाइंड करने का प्रोसेस। तो एडजॉइंट a जो आएगा, सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था, जो पहले से मैट्रिक्स था, मैंने इसको मैट्रिक्स बना लिया। अब मैं और एक बार लिखता था यहाँ पर, पहले से था तो मैं इसे से काम चला लिया, आप और एक बार लिख लेना, ठीक है। तो A11 क्या आएगा, कोफैक्टर, हम पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसका मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। एडजॉइंट A वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो A11 कोफैक्टर कैसा आएगा, ये प्लस लेता है, हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। या -2, ठीक है, तो ये बन गया -4। A12 कैसा आएगा, इसका कोफैक्टर ये माइनस साइन लेता है, ये 3 × 1 3 - 4 मतलब ये 1 बन गया। A13 कैसा आएगा, इसका कोफैक्टर मतलब ये प्लस साइन लेता है, 6 + 8 मतलब 14। A21 कैसा आता है, ये माइनस साइन लेता है, 2 1, इसका रो कलम छोड़ दिए, 2 × 1 2 - 2 × 3 मतलब 6, मतलब ये आ गया -4 × +4, ठीक है। A22 कितना आएगा इसका, तो आएगा ये प्लस साइन लेता है, और ये 1 × 1 1 - 4 × 3 12, तो ये आ गया -11। तो A23 क्या आएगा, माइनस साइन लेगा ये, तो इसका रो कलम छोड़ देना है, तो ये 2 - 8, तो ये बन जाएगा -6 +6, ठीक है। यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, A31 आएगा, तो इसका कोफैक्टर क्या आएगा, 2 × 1, तो ये प्लस साइन लेता है, 2 × 1 2 -
-6, है ना, -2 इंटू 3 -6 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो A32 क्या आएगा, ये माइनस साइन लेता है, 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 3 9, मतलब ये -8 और +8, ठीक है। A33 क्या आएगा, इसका मतलब 1 इंटू -2, ये प्लस साइन लेता है -2, और ये 3 इंटू 2 -6, मतलब ये आ जाएगा -8, ठीक है। अब आ गया सारे कोफैक्टर्स। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आता कैसे है, अगर आप लोगों को एडजॉइंट फाइंड करना नहीं आता तो प्लेलिस्ट में एडजॉइंट का वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे देख लीजिए। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, तो हम सिंपल तरीके से फाइनल लिख देंगे। एडजॉइंट ए मतलब इन तीनों का कलम बना लीजिए, -4 1 14, ये शॉर्ट ट्रिक था ना हमारा। पहले ऑर्डरली लिख लीजिए सारे कोफैक्टर्स, और फिर उस तीन का एक कलम बना लीजिए। इन तीन का कलम एक बन गया। 4 -11 6, 4 -11 6, 8 8 -8, 8 8 -8 बन गया एडजॉइंट। क्या बड़ी बात था यहाँ, आप लोग फालतू में सिर दर्द ले रहे हैं, ये कुछ भी तो नहीं है, ये क्या मैथमेटिक्स है ये यार। अब हमारे पास एडजॉइंट आ गया, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं ए इनवर्स, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए आता है, याद आ रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ए कितना फाइंड किए थे हम, 40, तो 1 डिवाइडेड बाय 40। एडजॉइंट ए कितना आया, लिख लीजिए ये सारे, -4 4 8 1 -11 8 14 6 -8 आ गया ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है, उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये सारे को, इन सारे को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू सी होता है, तो ए इनवर्स का वैल्यू ये सब आ गया, देख रहे हैं, ये सब ए इनवर्स का तो वैल्यू है, तो ए इनवर्स के साथ सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो सी हमारे पास कितना था, थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लिख लेंगे यहाँ, ए इनवर्स को मैं पहले लिख लेता हूँ, 1/40। ये 1/40 है ना, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी में, आखिरी स्टेप में ये मल्टीप्लाई करेंगे, अभी कुछ झंझट नहीं लेना है, जैसा का है वैसा लिख लीजिए आप। 14 4 11 4 -11 है ना, 6 8 8 -8, और उसको मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, मतलब सी था 1 2 3। तो आप लोग को अगर याद आ रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x1 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो 3x3 मैट्रिक्स 3x1 मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x1 मैट्रिक्स बन के आएगा, मतलब जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा 3 रोज होंगे और 1 कॉलम होगा, तो हम ऊपर लिखेंगे उसको। तो ये बन गया हमारा x क्या आएगा, पहले तो 1/40 आएगा, यहाँ लिखते हैं। तो हमारे पास x 1/40, तो ये मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा -4 इंटू 1, मतलब -4, 4 इंटू 2 +8, +8 इंटू 3 +24, ये हमारा पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या आ गया, 1 इंटू 1 1, -11 इंटू 2 -22, 8 इंटू 3 +24, 14 इंटू 1 14, +6 इंटू 2 +12, -8 इंटू 3 -24 आ गया ये तीनों के तीनों एलिमेंट। अगर आप ब्रैकेट देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो आया, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/40, और जो मैट्रिक्स बन के आएगा ये हो गया 4, और ये आ गया 28, ये आ गया हमारे पास 25 - 22 मतलब 3, और ये हमारे पास आ गया या -12, ये आ गया 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये तो x का वैल्यू आ गया, अब हम 40 को अंदर लेके जाते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, 40 को अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 28/40 होगा, फिर दूसरा 3/40 होगा, और फिर तीसरा 2/40 होगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, ठीक है।
तो अब हम देखेंगे क्या कुछ कट रहा है, जो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब तो सारी चीज़ें हमारा ख़त्म हो गया, आंसर आने ही वाला है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ कटेगा ना, यहाँ कटेगा 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 7 टाइम्स और ये 4 10 टाइम्स। यहाँ कटेगा नहीं तो जैसा का वैसा, यहाँ कटेगा 1/20। तो ये बन गया x। और x क्या होता है, x जो है ये x क्या होता है, इसको हम लिखेंगे x को अगर x y z होता है। ये जो x मैट्रिक्स है ना, ये जो x जो दिखा रहा है वो क्या होता है, x इक्वल टू कितना होता है, x y z। ये हमें गिवन था ना, याद आ रहा है, क्वेश्चन के शुरुआत में क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ x y z था। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी तो इक्वल होंगे ना। तो x इक्वल टू आएगा 7/10, y इक्वल टू आएगा 3/40, ठीक है, z इक्वल टू आएगा 1/20। तो हमारा आंसर आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आया, सो द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन इज, सो द सॉल्यूशन टू द इक्वेशंस इज x इक्वल टू 7/10, y इक्वल टू 3/40 एंड z इक्वल टू 1/20। ये आपका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। इसी के साथ ख़त्म होता है ये पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।